फिर एक आम से दिन जो बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। उस छोटे कबीलाई बच्चे की शैतानी फितरत आखिरकार जाग गई, जैसे कोई दबी हुई पुरानी आदत सतह पर आकर अपनी बेड़ियां तोड़ चुकी हो। हवेली की हवा में जैसे तनाव घुल गया और बच्चे की वो शांति अब एक ऐसे नकाब जैसी लगने लगी जो उसके चेहरे पर फिट नहीं बैठ रहा था। उसी पल से उस बदनसीब सौतेली माँ के दिन गिनती के रह गए थे। उसकी शराफत उस चीज के सामने बेबस थी जिसने कभी प्यार करना सीखा ही नहीं था। बाहर हवेली की जिंदगी हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चलती रही। कामकाज होते रहे, दरवाजे खुलते बंद होते रहे और पेड़ों के बीच हवा वैसे ही चलती रही जैसे हमेशा चलती थी। वहां किसी अनहोनी की कोई आहट नहीं थी, न कोई बिगुल बजा, न कोई झंडा गिरा। वो हादसा जब हुआ तो दीवारों और खामोशी के पीछे छिप गया और वहां से गुजरने वाले लोगों को भनक तक नहीं लगी। जिस कमरे में कभी अपनापन और गर्माहट थी, वहां कालीन पर गहरे और डरावने दाग फैल गए थे, जो इस बात का पक्का सबूत थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो बेचारी दुल्हन जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और सीने में धंसा हुआ चाकू जैसे कोई आखिरी इल्जाम हो। उसके चारों तरफ की खामोशी बहुत अजीब थी, एक ऐसा भारी सन्नाटा जो हर आवाज को निगल रहा था। उसे अपनी नेकी पर इतना भरोसा था कि उसे लगा प्यार से किसी जंगली दिल को भी सुधारा जा सकता है और अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। जहां बाकी लोग डरते थे, उसने सब्र दिखाया और जहां लोग सजा की मांग करते थे, उसने लाड़ दिया। और इसी यकीन की उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, मानो दुनिया ने तय कर लिया हो कि उसका यह रहम एक ऐसी गलती थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उस खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद वो कबीलाई बच्चा रात के अंधेरे में फरार हो गया, इससे पहले कि कोई शोर मचता। जब तक नाइट घर वापस पहुंचा, गलियारों में ठंडक बढ़ चुकी थी और हवा में एक ऐसी घबराहट थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी प्यारी पत्नी को बहुत देर से ढूंढा और वो कुछ घंटों की देरी उसके सीने में जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह गई। वापस आने पर वो गम में टूट गया। अपनी पत्नी के जाने पर वो इस कदर रोया कि उसका ओहदा और गर्व सब मिट्टी में मिल गया। उसने उस सन्नाटे से माफी मांगी, अपनी गैरमौजूदगी के लिए गिड़गिड़ाया, जैसे शब्द वक्त को पीछे मोड़कर उसे उस वक्त अपनी पत्नी के पास खड़ा कर सकते हों। उसने बार बार अपनी उस ड्यूटी को कोसा जिसने उसे घर से दूर रखा, और उसे अपने हर उस पल पर अफसोस हुआ जब उसने अपनी पत्नी को उस छिपे हुए खतरे के साथ अकेला छोड़ा था। लोरेना को यह खौफनाक कहानी बटलर हंस मेरिंगर से पता चली और इसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। हंस ने बताया कि उस हादसे के बाद वो नाइट गम में टूटकर और भी सख्त हो गया और आखिरकार उस टुकड़ी का कमांडर बन गया। यह तरक्की किसी खुशी की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से और नफरत की वजह से मिली थी। दुख ने उसे एक बेरहम और ताकतवर इंसान बना दिया था। बाद की जंगों में उस योद्धा ने कबीलाई बच्चों तक को नहीं बख्शा, उन्हें भी उसी बेदर्दी से खत्म कर दिया जैसे वो बड़े लड़ाकों को करता था। लोरेना को अचानक एक ऐसी बात समझ आई जिससे उसका मन खराब हो गया। ऐसी बेरहमी सिर्फ कायदे कानूनों से नहीं आती, यह उस घाव से आती है जो कभी भरा ही न हो, एक ऐसा दर्द जो हर उस इंसान से बदला लेना चाहता है, जो उस पुराने जख्म की याद दिला दे। हंस मेरिंगर ने फौरन उस बात पर मुहर लगा दी जो लोरेना सोच रही थी, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, क्योंकि सच बिल्कुल साफ और कड़वा था। कहानी का वो नाइट जो आज भी अपनी मासूम पत्नी के कत्ल के गम में डूबा था, वो कोई और नहीं बल्कि लोरेना के सगे चाचा विलियम थे। वही कमांडर जो अब जानवरों और रहम की बातें इतनी बेरुखी से करते थे। उनकी इस सख्ती के पीछे एक ऐसा मातम छिपा था जो कभी खत्म नहीं हुआ। हंस ने याद किया कि कैसे विलियम कभी कभी अचानक गुस्से से भर जाते थे और उनका संयम ऐसे टूट जाता था जैसे दबाव में कच्ची बर्फ।
उन पलों में उन्हें खुल्लम खुल्ला और बड़ी शिद्दत से इस बात का अफसोस होता था कि उन्होंने उस वक्त उस कबीलाई बच्चे को क्यों नहीं मार दिया। उनका ये पछतावा मामूली नहीं था, ये ऐसा था जो इंसान की नींद उड़ा दे और उसके हर फैसले को एक हथियार बना दे। लोरेना ने अपना सिर झुका लिया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि अब उसे अपने चाचा के अतीत की पूरी तस्वीर साफ दिखने लगी थी। जब वो छोटी थी, उसे इस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किन परछाइयों ने उनकी सोच को ऐसा बनाया है। अब इसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसे कमरे में आ गई हो जो पुराने खून और अनकहे दुख से भरा हो। हंस मेरिंगर के मुताबिक विलियम का दुख कोई अकेला हादसा नहीं था, कई दूसरे नाइट्स के सीने में भी ऐसे ही जख्म थे। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत भी उन्हीं कबीलाइयों के हाथों हुई थी, जिससे सैनिकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई थी जिनका रहम निजी नुकसान की आग में जलकर खाक हो चुका था। जंग ने सिर्फ जानें नहीं ली थीं, उसने जिंदा बचे लोगों की इंसानियत भी छीन ली थी और उसकी जगह शक भर दिया था। लोरेना ने कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ दिलासा देने या विरोध करने की, पर उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसके दिमाग में उन बदकिस्मत नाइट्स के चेहरों के ख्याल आने लगे, जिनमें से हर कोई अपने सीने में एक कब्र दबाए बैठा था। उसकी ये खामोशी खालीपन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हमदर्दी थी जो शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हंस मेरिंगर ने उससे बड़े प्यार से कहा कि वो खुद को इतना परेशान न करे। उसे पता नहीं था कि यान पास ही एक ड्रम के पीछे छिपकर सब सुन रहा है। बटलर ने ऐसे बात की जैसे वहां कोई न हो, उसे लगा कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच है। पर यान बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन सच्चाइयों को इकट्ठा कर रहा था जो किसी भी जंग की जीत से कहीं ज्यादा कीमती और खतरनाक थीं। यान समझ गया कि इसका क्या मतलब है। विलियम की सोच महज गुजारिश या दलीलों से नहीं बदलेगी, क्योंकि उनकी नफरत खून से सींची गई थी। फिर भी यान को पिछली जंग की वो धूल और चट्टानें याद आईं, और वो वादा भी जो उसने खाबुर से किया था। उस सरदार की आखिरी इच्छा अब यान के ज़मीर पर किसी भारी बोझ की तरह दबाव डाल रही थी जिसे अनदेखा करना मुमकिन नहीं था। हंस मेरिंगर लोरेना से बातें करता रहा, उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी कहानी में अभी एक आखिरी और भयानक मोड़ बाकी है। उसकी आवाज और भारी हो गई, जैसे वो दुख के इस ढेर पर आखिरी पत्थर रखने में हिचकिचा रहा हो। ये कहानी सिर्फ एक मरी हुई दुल्हन की नहीं थी, ये इस बारे में भी थी कि वो बच्चा आगे चलकर क्या बना, और उसके उस बदलाव का उत्तर नॉर्थ के लिए क्या मतलब था। हंस ने बताया कि इस वक्त कबीले अपनी जमीन पर एकजुट हो रहे हैं और अलग अलग झंडों के नीचे अपनी ताकत जुटा रहे हैं, जैसे तूफान के बादल घिर रहे हों। पुरानी दुश्मनियां एक बड़े मकसद के लिए भुलाई जा रही थीं, और बिखरे हुए लड़ाके अब एक संगठित फौज बन रहे थे। ये बदलाव बहुत खतरनाक था, एक बिखरा हुआ दुश्मन अब एक मंजिल वाली सेना बन रहा था। और उस ताकतवर गठबंधन के सिर पर खड़ा था महान सरदार विलाई, वही बच्चा जिसे विलियम ने कभी राख के बीच से उठाया था। यह खुलासा किसी हथौड़े की चोट की तरह लगा, जिसने एक पुराने हादसे को आज के खतरे में बदल दिया। नॉर्थ का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई अजनबी नहीं था, वो तो हाउस बियोवुल्फ के अपने इतिहास की एक देन था। यान यह जानकारी सुनकर सन्न रह गया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि आखिर यह नाम अभी सामने क्यों आया। विलाई, जिसके बारे में अक्सर फुसफुसाहटें होती थीं और जिसका पता लगाना मुश्किल था, अचानक एक साफ अतीत से जुड़ गया था। यान का दिमाग पुरानी घटनाओं और मकसदों को जोड़ने लगा, उसे उस छिपी हुई कड़ी का एहसास हुआ जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहा था। काफी समय से यान इस लीडर विलाई के बारे में जहां से हो सके जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, पर जवाब तो हमेशा से पास ही था। वो कबीलाई बियोवुल्फ इलाके से जुड़ा था,
उसके अतीत में एक गुप्त टांके की तरह बुना हुआ था। यह एहसास थोड़ा शर्मनाक भी था। उन्होंने इसे कितनी सावधानी से छिपाया था और सच को कितनी गहराई में दफन कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर इसे छिपा कर रखा था ताकि खानदान की इज्जत और साख पर उस रिश्ते की वजह से कोई आंच न आए। पर अब यान को सब पता था और इस तरह की जानकारी को अब दोबारा अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था। ड्रमों के पीछे आग की टिमटिमाती रोशनी में उसे महसूस हुआ कि दुनिया अब एक नए सच के इर्द-गिर्द घूमने लगी है। यान ने गहराई से सोचा तो उसे समझ आया कि वो कितना खुशनसीब था जो उसने ये सब सुन लिया। एक इत्तेफाक से हुई बातचीत ने उस रहस्य को खोल दिया था जिसका वो महीनों से पीछा कर रहा था। ये जानकारी भविष्य में एक तलवार का काम करेगी जो उसे विलाई तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाएगी। जो अब तक धुंध और अफवाह थी, वो अब खून और स्याही से बना एक साफ रास्ता था। हंस मेरिंगर वापस लोरेना की तरफ मुड़ा, एक वफादार नौकर की तरह बात करते हुए जो अपनी मालकिन के दिल को अच्छे से समझता था। उसे अपनी मालकिन गलत नहीं लगी। उसे पता था कि उनके फैसले भोलापन नहीं बल्कि उनकी नेकी की वजह से थे। वो जैसे एक संतुलन की भीख मांग रहा था, ऐसी हमदर्दी जिसमें इंसान अंधा न हो जाए और ऐसा रहन जो खुद की बर्बादी न बन जाए। हंस ने सलाह दी कि उस कबीलाई बच्चे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए और वादा किया कि वो खुद इस स्थिति को संभाल लेगा और कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। उसकी बात नपीतुली, सावधानी भरी और तजुर्बे से निकली थी। पर लोरेना नहीं मानी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं करेगी जबकि डर की वजह से किसी बच्चे की किस्मत का फैसला हो रहा हो। लोरेना ने साफ कह दिया कि अगर हंस ने उस बच्चे को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आवाज में धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। हंस ने खुद को संभालते हुए सुझाव दिया कि उसकी युवा मालकिन के पास अभी भी एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें उसे बगावत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने इशारों में समझाया कि कायदे कानून के दायरे में रहकर भी काम किया जा सकता है। तभी अचानक यान सबके सामने आ गया। उसे देखकर बातचीत में एक सन्नाटा छा गया। जब हंस और लोरेना अपने डरों और फर्ज के बीच उलझे हुए थे, यान ने आकर कहा कि मामला उतना पेचीदा नहीं है जितना लग रहा है। उसने लोरेना से कहा कि वो खुद को बेकार में परेशान करना छोड़ दे। हंस फौरन भड़क गया और उसने यान से कहा कि वो डची के मामलों में दखल न दे, भले ही उसके लेडी लोरेना के साथ अच्छे ताल्लुक हों, क्योंकि हंस की नज़र में दोस्ती का मतलब हक जताना नहीं होता। स्पेशल यूनिट के उस बेहतरीन योद्धा यान ने अपना समाधान बताने का मौका मांगा। विरोध के बावजूद उसकी आवाज में सम्मान था। उसने हंस से लेकर लोरेना तक सबको देखा और यह साफ कर दिया कि वो किसी का हक नहीं छीनना चाहता, बस किसी अनहोनी को रोकना चाहता है। थोड़ी देर के तनाव के बाद हंस और लोरेना दोनों उसकी बात सुनने को तैयार हो गए। यान ने उन्हें ड्यूक बियोवुल्फ की याद दिलाई, वो मुखिया जिनका एक फैसला पूरी स्थिति को बदल सकता था। उन्हें अपने ही घर के अंदर जंग लड़ने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस ड्यूक को मनाना था और उनकी इजाजत लेनी थी। यान ने इसे बहुत ही सरल और कानूनी तरीके के तौर पर पेश किया। आखिरकार ड्यूक के पास लॉर्ड ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरीज का खिताब था और उनकी ताकत ऐसी थी कि उनके सामने कोई सिर नहीं उठा सकता था। अगर वो इजाजत दे देते तो किसी भी नाइट या नौकर की हिम्मत नहीं होती कि वो बहस करे, चाहे वो पीठ पीछे कितना भी विरोध क्यों न करें। यान का ये उपाय उस ताकत पर टिका था जो पहले से मौजूद थी, न कि कमजोर लोगों पर फैसला थोपने पर। हंस मेरिंगर को यह बात बकवास लगी, एक ऐसा ख्याल जो सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अजीब था, जैसे कोई कहे कि पहाड़ से विनती करके उसे हिलाया जा सकता है।
उसे पूरा यकीन था कि परिवार के मुखिया ऐसी बात कभी नहीं मानेंगे, और उसने जोर देकर कहा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ड्यूक को इतने संवेदनशील मामले के लिए परेशान करे। उसका ये इनकार सिर्फ ठुकराए जाने के डर से नहीं था, बल्कि इस डर से भी था कि कहीं कोई पुराना सच सामने न आ जाए। बटलर की बातों को सुनकर लोरेना खामोश हो गई और कुछ देर सोचने लगी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगा जो जोखिम भरा था, पर उसे सही लग रहा था। जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उसके हाव भाव उतने ही बदल गए, जैसे उसने कोई पक्का फैसला कर लिया हो। हंस को बहुत हैरानी हुई जब लोरेना ने वही करने का फैसला किया, यानी सीधे ड्यूक के पास जाकर उस बारे में बात करना जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वो अब हिचकिचा नहीं रही थी। उस पल वो एक नाजुक लेडी के बजाय एक ऐसी युवा शासक लग रही थी जो अपनी ताकत को आजमाने के लिए तैयार हो। पूरे यकीन के साथ लोरेना ने वादा किया कि वो अपने पिता को मना लेगी और फिर उस बच्चे की किस्मत को लेकर पिता का जो भी आखिरी फैसला होगा, उसे मंजूर करेगी। उसका यह इरादा कोई बचकानी बगावत नहीं थी, बल्कि यह ताकत के उस कड़े सिस्टम का सामना करने की हिम्मत थी। अगर जवाब ना भी हुआ तो वो उसे बर्दाश्त कर लेगी, पर वो इस पछतावे के साथ नहीं जीना चाहती थी कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। देर रात किले के पथरीले रास्तों पर किसी के चलने की साफ आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे में वो आहट बड़ी अजीब लग रही थी, जिसके बीच में कभी हॉल से आती हंसी सुनाई देती तो कभी हवा की सरसराहट। रात के वक्त किला बहुत विशाल लगता था, जैसे कोई पुराना जानवर खामोशी से सांस ले रहा हो। वो परछाई विलियम की थी, नाइट स्क्वाड के कमांडर, वही शख्स जिसने कुछ ही देर पहले लोरेना से बात की थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रही उथल-पुथल की वजह से आगे बढ़ रहा हो। रात की ठंड भी उसके दिमाग की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। विलियम के दिमाग में लोरेना के साथ हुई बातचीत का हर पल घूम रहा था, खासकर उस कबीलाई बच्चे के लिए उसकी हमदर्दी। याद आता हर शब्द उसे चुभ रहा था, क्योंकि बचने की जंग में हमदर्दी ही वो जज्बात था जिस पर वो सबसे कम भरोसा करता था। उसे लोरेना का रहम खाए जा रहा था, इसलिए नहीं कि वो गलत थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि ये रहम उसे कहाँ ले जाएगा। अचानक विलियम को एहसास हुआ कि उसने बहुत बेरुखी से बात की थी, कुछ ज्यादा ही कड़वापन दिखा दिया था। उसे लगा कि अब लोरेना उससे नफरत करेगी। यह सोच उसे उम्मीद से ज्यादा परेशान कर गई। उसके दिल के उस कोने पर वार किया जिसे उसने खुद से भी छिपा कर रखा था। वो कोई लगाव नहीं चाहता था, फिर भी वो लोरेना की नजरों में गिरना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद विलियम यह नहीं चाहता था कि उस छोटे जंगली बच्चे की वजह से लोरेना को बाद में दुख झेलना पड़े। पुराने हादसों की वजह से पैदा हुई उसकी सुरक्षा की भावना उसे हर कीमत पर खतरे को रोकने के लिए उकसा रही थी। उसके दिमाग में रहम एक खुला छोड़ दिया गया दरवाजा था, जिससे किसी दिन कुछ बहुत बुरा अंदर घुस सकता था। चलते चलते उसे वो पुरानी याद फिर से बिल्कुल साफ दिखने लगी, वो पल जब वो घर आया और उसने अपनी बदनसीब पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर देखा। वो मंजर किसी कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की तरह था। वो बेजान हाथ, ठंडी त्वचा और वो कड़वा सच कि वो बहुत देर से पहुंचा था। वो याद सिर्फ एक दुख नहीं थी, वो उस हर कड़े फैसले की ताकत थी जो वो आज लेता था। किले के आंगन को पार करते वक्त विलियम को इतनी देर रात घंटियों की आवाज सुनकर हैरानी हुई। वो आवाज पत्थरों के ऊपर किसी चांदी के धागे की तरह तैर रही थी, जो न तो मामूली थी और न ही सिर्फ सजावट के लिए। उससे किसी के आने का संकेत मिल रहा था, जैसे रात के सोने के वक्त भी शासन की हलचल शुरू हो गई हो। उसने मोरास के नाइट्स बियोवुल्फ की पहली टुकड़ी का झंडा हवा में तेजी से लहराते हुए देखा, जिसका साया अंधेरे में साफ दिख रहा था।
वो झंडा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सफर से लौटकर आया हो। विलियम के लिए यह एक इशारा था, कुछ बड़ा हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। जब विलियम उनके इतनी जल्दी वापस आने के बारे में सोच ही रहा था, उसने इसे ड्यूक की ताकत और पहुंच का नतीजा माना। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, किसी ने उसके चेहरे के तनाव को देख लिया और समझ गया कि वो फिक्रमंद है। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा सिर्फ थकान नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही जंग की गवाही दे रहा था। उसके सामने कियोन खड़ा था, फ्रॉस्ट नाइट्स का कैप्टन, जिससे विलियम बहुत समय से नहीं मिला था। उस मुलाकात से विलियम के चेहरे पर एक दुर्लभ चमक आ गई, जैसे किसी पुराने साथी को देखकर रात का भारीपन कम हो गया हो। उसने कियोन का स्वागत वैसे ही किया जैसे कोई सैनिक अपने भरोसेमंद हथियार को वापस शस्त्रागार में देख रहा हो। वापस आई टुकड़ी और उनकी जल्दबाजी को देखकर विलियम के मन में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। ये वक्त कुछ गलत था, कुछ ज्यादा ही जल्दी और सोची समझी हलचल लग रही थी। अगर कियोन की यूनिट किले में वापस आ गई थी, तो इसका मतलब था कि आलाकमान के आदेश बदल गए थे, शायद ड्यूक के प्लान में भी कोई गुपचुप बदलाव हुआ था। क्योंकि अगर कैप्टन कियोन की अगुवाई में ये योद्धा यहाँ पहुँच चुके थे, तो जाहिर सी बात थी कि ड्यूक खुद भी वहाँ मौजूद होंगे या फिर उनके जल्द आने की उम्मीद होगी। इस संभावना ने विलियम की धड़कन तेज कर दी। वो एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया, जैसे निरीक्षण के लिए तैयार हो रहा हो। ड्यूक की मौजूदगी का मतलब था बड़े फैसले, और फैसलों का मतलब था वो नतीजे जिनसे कोई आसानी से बच नहीं सकता था। बाहर बियोवुल्फ किले पर रात गहरी थी, उसकी मीनारें अंधेरे और मशालों की हल्की रोशनी में डूबी थीं। विलियम ने कियोन से बात की और उसे यह जानकर हैरानी हुई कि ड्यूक अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके बिना पूरा किला अनिश्चितता और गहमागहमी से भरा हुआ था। इस बात ने विलियम को और बेचैन कर दिया, क्योंकि अपने मालिक के बिना जागता हुआ किला उस तलवार की तरह था जो खिंच तो गई हो पर उसे चलाने वाला हाथ गायब हो। कप्तान के मुताबिक ड्यूक बेओवुल्फ ने मुख्य दल से पहले ही शूरवीरों को आगे भेज दिया था और खुद कुछ जरूरी अधूरे कामों को निपटाने के लिए पीछे रुक गए थे। फिर भी विलियम का ध्यान बार बार अपने मालिक की तरफ ही जा रहा था, जो अडिग और निडर थे और इस वक्त उत्तरी सागर की लहरों के बीच थे। उसने खुद को तसल्ली दी कि ड्यूक सही सलामत लौट आएंगे। आखिर वो समंदर की बर्फीली लहरें और बेरहम हवाएं ड्यूक के अनुभव और रसूख के आगे घुटने टेक ही देंगी। विलियम के एक साथी ने इस तनाव का मजाक उड़ाया और शूरवीरों के कमांडर से फालतू की चिंता छोड़ देने को कहा। उस आदमी के लिए उत्तरी सागर ड्यूक बेओवुल्फ के लिए किसी छोटे से स्विमिंग पूल जैसा था, एक ऐसी जगह जहां कमजोर दिल वाले डर के मारे डूब सकते हैं, लेकिन ड्यूक वहां वैसे ही बेफिक्र घूम सकते हैं जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उसने ये बात मुस्कुराहट के साथ कही थी, लेकिन उसकी बातों में ड्यूक की काबिलियत पर पक्का भरोसा झलक रहा था। कैप्टन कियोन ने विलियम को सलाह दी कि वो ड्यूक की फिक्र छोड़े और अपना ध्यान उस बड़े खतरे की तरफ लगाएं जो उनके पीछे छूटे इलाकों में अब भी मंडरा रहा है, वे शैतानी जीव। वे कोई कहानियों वाले भूत नहीं थे जिन्हें मोमबत्ती की रोशनी में बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता है। वे असल थे, भूखे थे और बेहद चालाक थे। कियोन के लहजे से साफ था कि समंदर भले ही खतरनाक हो, लेकिन जमीन पर मौजूद ये राक्षस जानबूझकर हमला करने वाले, दुष्ट और बहुत करीब हैं। कियोन ने उस जंगली बच्चे के बारे में भी कुछ अजीब अफवाहें सुनी थीं, जिसे लेडी लोरेना अपनी हवेली ले आई थीं, जैसे कि किसी को पनाह देना कोई मामूली बात हो। उनका यह एक फैसला, भले ही नेकदिली से लिया गया था, सूखी घास में चिंगारी की तरह अशांति पैदा कर सकता था। कैप्टन को अंदर से महसूस हो रहा था कि उस बच्चे की मौजूदगी हर तरफ से शक, नफरत और मुसीबत को न्योता दे सकती है। विलियम ने इस बात को दबाने की कोशिश की,
जैसे कि ये बातें सिर्फ सुनी सुनाई और बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों। पर क्योन जानते थे कि विलियम बिना वजह बात का बतंगड़ बनाने वालों में से नहीं है। सच तो ये था कि कैप्टन को लेडी लोरेना की चिंता सता रही थी। वो जरूरत से ज्यादा नरम दिल थीं। वो ऐसी रईस खानदान की महिला थीं जो घायल जानवरों और टूटे पंखों वाले परिंदों के लिए दिन रात परेशान रहती थीं और किसी का दुख देखकर पीछे नहीं हट पाती थीं, भले ही इससे उनके घर पर खतरा ही क्यों न आ जाए। विलियम को भी वही चिंता खाए जा रही थी, लेकिन तभी क्योन का ध्यान उस खास टुकड़ी पर गया जो लेडी लोरेना के साथ आई थी। क्या वे वाकई भरोसेमंद थे या बस मीठी बातें करने वाले अजनबी? विलियम ने बिना झिझक उनका पक्ष लिया, कहा कि वे जवान जरूर हैं पर काबिलियत में किसी से कम नहीं। उसे खास तौर पर एक नाम याद आया, यान। हवेली के शूरवीरों के कमांडर ने यह नाम बड़े सम्मान से लिया, उसे एक बहुत ही होनहार नौजवान के रूप में याद करते हुए जिसकी आंखों में गजब का ठहराव था। विलियम को यकीन था कि अगर यान साथ है तो लेडी लोरेना को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस नौजवान का साथ किसी मजबूत लंगर जैसा था, शांत, भरोसेमंद और अपनी शांत शख्सियत के पीछे फौलाद जैसा तेज। विलियम को पूरा भरोसा था कि अगर मुसीबत दरवाजे तक आ भी गई तो यान बिना पलक झपकाए खतरे और लेडी के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। मोरास की सेना के कैप्टन इस बात को बखूबी समझते थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो यान की कम उम्र पर कुछ कहना चाहते हैं, शायद ये चेतावनी देना कि कभी कभी उम्र हुनर को मात दे देती है, पर शब्द जुबान पर नहीं आए। उन्होंने अपनी बात मन में ही रख ली, जैसे कि उसे बोलने से कहीं अपशकुन न हो जाए, और अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। विलियम ने दुआ की कि काश लेडी लोरेना फिर से उन सबके बीच आ जाएं, अपनी हवेली के उसी केंद्र में जहां उनकी जगह है। फिर भी क्योन के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, एक ऐसी घबराहट जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। विलियम ने यह गौर किया और उसकी उत्सुकता चिंता में बदल गई। कैप्टन को जो चीज परेशान कर रही थी वो एक सैनिक की मामूली सावधानी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही गहरी बात थी, जैसे कि अंतरात्मा से मिली कोई चेतावनी। फ्रॉस्ट नाइट्स के कैप्टन क्योन ने एक डरावनी भविष्यवाणी की, दूर कहीं एक भयंकर तूफान आकार ले रहा है जो बेओवुल्फ किले को निगलने के लिए तैयार है। रात बहुत शांत थी, लगभग सुकून भरी, ऐसी खामोशी जो लोगों को ये यकीन दिला देती है कि दुनिया सुरक्षित है। पर क्योन को वो खामोशी कुछ और ही सुनाई दे रही थी, जैसे तूफान से पहले थमी हुई सांसें, मानो किस्मत खुद हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोर रही हो। अगले दिन तक बेओवुल्फ किले के एक हिस्से में कुछ अजीब और दिलचस्प घटनाएं घटने लगीं, जिनका ताल्लुक वहां तैनात खास टुकड़ी की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके बीच के छिपे हुए तनाव से था। जो चीज पहले मामूली ट्रेनिंग और गपशप लग रही थी, वो अब किसी बड़ी उलझन का रूप लेने लगी थी। किले के पत्थर के गलियारों में, जहां आमतौर पर शांति रहती थी, अब एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो वो जगह खुद अब सब कुछ गौर से देख रही हो। एक बड़े से कमरे में किले के शूरवीरों की ट्रेनिंग के लिए एक अखाड़े जैसी जगह तैयार की गई थी। फर्श पर अनगिनत अभ्यासों के निशान थे और हवा में पसीने, लकड़ी और लोहे की हल्की सी महक थी। यह एक काबू में रखा गया युद्ध का मैदान था, इतना बड़ा कि वहां मुकाबला किया जा सके, इतना व्यवस्थित कि वहां अनुशासन सिखाया जा सके, और इतना गूंजने वाला कि छोटी सी हलचल की आवाज भी साफ सुनाई दे। जादूगरनी मोमोन इस सब के बीच आराम से बैठी थी और स्ट्रॉ से एक पीले रंग का शरबत पी रही थी, जैसे वो किसी ट्रेनिंग हॉल में नहीं बल्कि किसी मेले में आई हो। उसकी आंखें मजे से पूरे कमरे में घूम रही थीं। तलवारों के टकराने की आवाज और चिल्लाकर दिए जा रहे निर्देशों के बीच भी वो बिल्कुल बेफिक्र थी और उस जगह का लुत्फ उठा रही थी जहां लड़ाई को भी एक कला की तरह सिखाया जा रहा था। यहाँ उसे सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था,
यहाँ तक कि पीने की चीजें भी। यह एक ऐसी सुख सुविधा थी जिससे मोमोन को अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा खुशी मिल रही थी। हर घूंट में उसे एक खास एहसास हो रहा था, जैसा सिर्फ किसी ताकतवर घराने में ही मिलता है। एक पल के लिए जादूगरनी के चेहरे पर हल्का सा घमंड दिखा, मानो किले ने उसकी अहमियत मान ली हो और उसे बिगाड़ने का फैसला कर लिया हो। मोमोन को याद आया कि कैसे किले के लोग उस जंगली बच्चे को लेकर कई दिनों तक बहस करते रहे थे। उनकी आवाजें तूफानी लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। वो झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ दया, एक तरफ परंपरा तो दूसरी तरफ अनिश्चितता। पर हाल ही में वो शोर काफी कम हो गया था, जैसे कि हर कोई चिल्लाते चिल्लाते थक गया हो या फिर किसी नए तनाव ने पुराने की जगह ले ली हो, जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यान ने चेतावनी दी थी कि जंगलियों पर हमले कुछ दिनों के लिए रोके जा सकते हैं, पर यह शांति सुकून वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई शिकारी झपट्टा मारने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने अब तक 3 झंडे कब्जे में कर लिए थे। ये छोटी जीतें थीं, पर अब भी कई सवाल बाकी थे। कितने झंडे बचे हैं और बाकी कब हाथ आएंगे? मोमोन को इन बातों से खास फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मुश्किलें तो बस अपने हुनर को निखारने का एक बहाना थीं। उसने यान को डांटा कि अपनी आंखें खुली रखे और पागलों की तरह तलवार चलाना बंद करे, जैसे कि सिर्फ जोर लगाने से अक्ल की कमी पूरी हो जाएगी। सोचो, उसका लहजा यही कह रहा था, भले ही उसने शब्द न कहे हों। और इसके अलावा उसने यान पर जोर डाला कि वो जादू सीखे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह जो तलवारें टकराने से पहले ही जंग का रुख मोड़ सके। उसे उकसाने के लिए मोमोन ने अपनी छिपी हुई सारी जादुई ताकत माना झोंक दी, खुद को थका दिया बस अपनी बात साबित करने के लिए। फिर भी कोई उसे बहुत करीब से देख रहा था और उसके कंट्रोल और तीव्रता को देखकर दंग रह गया। मोमोन, जो कभी संतुष्ट नहीं होती थी, तुरंत और तारीफ बटोरने की कोशिश करने लगी, जैसे तारीफ भी उसके लिए एक तरह की ताकत हो जिससे वो खुद को रिचार्ज करती थी। लेकिन तभी उसका साथी अजीब हरकतें करने लगा, बिना बात के हंसना, वक्त से पहले जश्न मनाना, एक ऐसी खुशी जो उस माहौल और वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी। शुरू में यह बदलाव बहुत मामूली था, जैसे कांच में एक छोटा सा बाल बराबर दरार, पर मोमोन को सचेत करने के लिए काफी था। कुछ तो गड़बड़ थी, और उसे ऐसी पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं जो उसने खुद न चुनी हो। यान ने मोमोन को धोखा दिया था, और इस धोखे ने उसके गुस्से में घी का काम किया। क्या वो वाकई इतना निडर हो गया था, इतना बेखौफ कि प्राचीन राक्षस लिच आमोन से जुड़ी जादुई ताकत चुरा ले और फिर मासूम बनने का नाटक करे? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई, और उसने मांग की कि जो उसने लिया है वो वापस करे। उस पल उसकी झुंझलाहट बता रही थी कि इसका अंजाम बुरा होगा। इसी बीच बेओवुल्फ किले के दूसरे हिस्से में 2 आदमी जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे थे। लकड़ी और लोहे की तलवारें आपस में टकरा रही थीं। मुकाबला संभला हुआ था, पर बहुत कड़ा था। मांसपेशियां खिंच रही थीं, पैर फिसल रहे थे और सांसें फूल रही थीं। भले ही ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, पर देखने में ये किसी असली द्वंद्व युद्ध जैसी लग रही थी, जहां इज्जत और अहंकार किसी भी तलवार से ज्यादा तेज हो सकते हैं। क्रूएल ड्वाइट के साथ मुकाबले के दौरान किले के शूरवीरों के कमांडर विलियम कड़क आवाज में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने ड्वाइट से कहा कि दाईं ओर झुककर वार से बचे, हमला करते वक्त पूरी ताकत लगाए और आखिरी मौके पर हिचकिचाना बंद करे। विलियम की आवाज में अनुभव का आत्मविश्वास था। उनका हर निर्देश अनगिनत लड़ाइयों और योद्धाओं को तराशने के तजुर्बे से निकल रहा था। अनुभवी कमांडर ने ड्वाइट की बेढंगी हरकतों पर उसे टोका और ताकत बर्बाद करने के बजाय सटीकता पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने मांग की कि वो ज्यादा फुर्ती दिखाए
अपने पैरों के मूवमेंट को सुधारे और वार ऐसे करे जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि मकसद दिखे। विलियम की आलोचना सीधी और कड़वी थी, पर वो जालिम नहीं थे। वो बस एक ऐसे इंसान की ईमानदारी थी जो सुधार चाहता था, बहाने नहीं। ट्रेनिंग से थककर चूर रईस क्रूएल ड्वाइट झुंझलाहट से भर गया। उसे अपनी बाहों या फेफड़ों के दर्द से उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी इस बात से कि वो इस मुकाबले में विलियम को मात नहीं दे पा रहा था। उसका घमंड इस हार को चुपचाप स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ट्रेनिंग में भी हार उसे जहर जैसी लग रही थी और उसकी आंखों से साफ था कि वो मन ही मन बदला लेने की योजना बना रहा है। ड्वाइट ने हालात पर गौर किया और फैसला किया कि ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ लकड़ी की तलवार थी जबकि विलियम के पास असली लोहा था, जिसका वजन और धार हर वार को बदल रही थी। कोई लकड़ी के डंडे से कैसे जीत सकता है? उसके मन में गुस्सा फूट रहा था। वो अपनी हार को अपनी कमी नहीं बल्कि किस्मत का धोखा मान रहा था। उसके दिमाग में इस नाइंसाफी ने उसकी हर गलती पर पर्दा डाल दिया था। मन ही मन बुदबुदाते हुए भी क्रूएल ड्वाइट फिर से आगे बढ़ा और पूरी जिद के साथ एक और हमला किया। उसकी यह दीवानगी देखकर विलियम खुश हुए। कम से कम उनके विरोधी ने सिर्फ शिकायत करके हार तो नहीं मान ली थी। ड्वाइट की आंखों में जीत की भूख चमक रही थी और विलियम जानते थे कि यह खूबी खतरनाक भी है और कीमती भी, एक ऐसे योद्धा का कच्चा माल जिसे अभी तराशा जाना बाकी था। यान उस मुकाबले को बहुत गौर से देख रहा था। वो खास टुकड़ी के बाकी लोगों के साथ खड़ा था। उसकी नजरें हर वार और बचाव को परख रही थीं। वो सिर्फ तलवारों का चलना नहीं बल्कि उनके पीछे की लय को समझ रहा था। जिस तरह विलियम जगह का इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह ड्वाइट भावनाओं में बहकर अपनी रफ्तार खो रहा था। यान के लिए यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह हरकतों में लिखा एक सबक था। मोमोन को समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्द अचानक इतनी कड़ी ट्रेनिंग क्यों करने लगे हैं। उसे यह सब फालतू और दिखावा लग रहा था, पर उसका साथी कुछ ऐसी वजहों से बोर लग रहा था जो उसने साफ नहीं की। और यान भी, भले ही थोड़ा हिचकिचाते हुए, इस बात से सहमत दिखा कि इस बेचैनी के पीछे कोई वजह जरूर है। माहौल थोड़ा अजीब था। अखाड़े में अनुशासन दिख रहा था, पर दर्शकों के दिल में उलझन थी। खबूर के साथ अपनी हालिया लड़ाई के दौरान यान को एहसास हुआ था कि उसमें अब भी कितनी कमियां हैं। सिर्फ टैलेंट का मतलब यह नहीं कि आप कभी हार नहीं सकते, और एक छोटी सी गलती उसे खत्म कर सकती थी। अगर मोमोन वहां न होती, उसका सही वक्त पर आना, उसकी ताकत और खतरे के समय उसकी मदद, तो शायद वो फिर से उसी लाचार अंधेरे के मुहाने पर खड़ा होता। जब मोमोन हंसते हुए उससे कह रही थी कि उसे दोबारा धोखा देने की कोशिश न करे, उसकी कृतज्ञता को मक्खनबाजी समझकर, तब यान का दिमाग पूरी तरह किसी और चीज पर लगा था। उसे एलन के बारे में एक सुराग मिला था, एक ऐसी कड़ी जिसने उसकी उत्सुकता को धीरे से जगा दिया था। यह खोज छोटी थी, पर बहुत मायने रखती थी, जैसे किसी पुराने रास्ते पर मिला पहला पदचिह्न जिसे सब भूल चुके थे। उसे शस्त्रागार अरमोरी का वो पल याद आया जब उसका सामना उस पौराणिक हथियार से हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी मूठ हिल्ट से छुईं, तलवार ने उसका विरोध किया, मानो उस धातु की अपनी कोई मर्जी हो जो उसे खामोशी से ठुकरा रही थी। उस याद से आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई वहम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे परखा जा रहा हो। मगर उन उत्तरी शूरवीरों को, जिन्होंने उसी तलवार को पकड़ा था, कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। उनके लिए वो बस वजनी थी, शायद थोड़ी अटपटी, पर बाकी सब सामान्य। उनकी इस बेरुखी ने यान के शक को और गहरा कर दिया, क्योंकि इससे जाहिर था कि हथियार का वो बर्ताव इत्तेफाक नहीं था। अगर तलवार विरोध कर रही थी, तो इसका मतलब है कि वो ये चुनने की काबिलियत भी रखती है कि उसे किसे स्वीकार करना है।
यान ने अपने इस अनुभव को बेओवुल्फ स्नो स्पिरिट की उस खास जादुई तकनीक से जोड़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तथाकथित कालकोठरी डंजियन के अंदर जादुई शक्ति माना बढ़ा देती है। अगर वो तकनीक वाकई किसी छिपे हुए खजाने की तरह ऊर्जा को बढ़ाती है तो शायद वो कुछ खास प्राचीन चीजों को जगा भी सकती है या उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकती है। यह विचार उसके दिमाग में किसी ताले की सही चाबी की तरह बैठ गया। यह समझते हुए कि वो स्नो स्पिरिट किसी जादुई दिल की तरह काम करती है जो अनदेखे रास्तों से शक्ति भेजती है, यान सोचने लगा कि क्या उस तकनीक को सीखा जा सकता है या उसकी नकल की जा सकती है। उसने हर पहलू से इस पर गौर किया, खतरे और फायदे को तोला। अगर वो उस तरीके का एक छोटा सा हिस्सा भी समझ लेता तो यह न सिर्फ उसकी ताकत बदल देता बल्कि उसके जीवित रहने की संभावनाओं को भी पूरी तरह बदल देता। उसके पास खड़ी जादूगरनी मोमोन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रईस क्रूएल ड्वाइट कमांडर विलियम के साथ मुकाबला क्यों जारी रखे हुए है। बार बार हारना तो बेइज्जती जैसा था और मोमोन में ऐसे अहंकार भरे कामों के लिए सब्र नहीं था। वो अपनी आंखें सिकोड़कर देख रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि इस सीन के पीछे कोई ऐसा छिपा हुआ मकसद निकलेगा जो आम तर्क से परे हो। यान के मुताबिक ड्वाइट बस इस बात से थक गया था कि यान ने उसे पहले कई बार हराया है, इसलिए अब वो दूसरों को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे हराएं। मोमोन ने मजाक उड़ाया और अपने उसी नाटकीय घमंड के साथ खुद को लिच कहा, मानो सिर्फ ये नाम ही उसे सबसे ऊपर रखता हो। उसे अपने साथी का बर्ताव बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा जिद्दी और घमंड से भरा हुआ, जैसे कोई ऐसा जीव जो दर्द मानने से इनकार कर दे और इसलिए कभी कुछ सीख न पाए। अचानक एक आदमी यान के पास आया और जोर से उसका नाम लिया। इस तरह सीधे नाम पुकारे जाने से वो चौंक गया, जैसे कोहरे में अचानक घंटी बजी हो। यान तुरंत सतर्क हो गया और मुड़कर देखा, ये सोचते हुए कि ये तारीफ है, पूछताछ है या किसी ऐसे इम्तिहान की शुरुआत जिसका उसने वादा नहीं किया था। ये कैप्टन क्योन थे, जो उस काबिल नौजवान से मिलकर सच्ची खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। वे पहले कभी नहीं मिले थे, पर क्योन ऐसे पेश आ रहे थे मानो उन्होंने अफवाहों और रिपोर्टों से पहले ही यान की काबिलियत को माप लिया हो। यान ने भी बड़े अदब और शांति से उनकी मुस्कुराहट का जवाब दिया, हालांकि वो बिल्कुल सीधा और चौकन्ना खड़ा था, तमीज के साथ पर तैयार। अदब से नमस्ते करने के बाद यान ने अपना परिचय दिया, अपनी खास टुकड़ी के बारे में बताया और पहले खुद को पेश न कर पाने के लिए माफी मांगी। उसके शब्द नपेतुले थे और लहजे में विनम्रता थी पर कमजोरी नहीं। बेओवुल्फ किले जैसी जगह पर परिचय बहुत मायने रखते थे, ये भरोसे की पहली सीढ़ी होते थे। कैप्टन क्योन ने माफी को टालते हुए कहा कि यान इन छोटी बातों की चिंता न करे। उन्होंने खबूर पर यान की जीत के बारे में पहले ही सुन लिया था और वे इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, खासकर इतनी कम उम्र के लड़के के लिए। यह कोई मामूली तारीफ नहीं थी, इसमें एक सैनिक की दूसरे सैनिक के प्रति वो इज्जत थी जो सिर्फ कहानियों के लिए नहीं बल्कि हुनर के लिए होती है। यान, जो खुद को बहादुर से ज्यादा खुशकिस्मत मान रहा था, ने लेडी लोरेना और अपनी टीम के बाकी सदस्यों की तरफ इशारा किया। उसने जोर देकर कहा कि उन सब ने मिलकर खबूर से मुकाबला किया था और उसने तो बस उस काम को खत्म किया जिसे सबने मिलकर शुरू किया था। उसकी विनम्रता दिखावटी नहीं बल्कि सच्ची लग रही थी। क्योन बस हंस पड़े, उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि वो नौजवान शोहरत को अपने सिर पर हावी नहीं होने दे रहा था। क्योन की आंखों में शरारत भरी शक की चमक आई और उन्होंने पूछा कि यान लेडी लोरेना को उनके पहले नाम से क्यों बुलाता है। इस इलाके में इतनी बेतकल्लुफी का एक ही मतलब था कि उनके बीच कोई गहरा रिश्ता है। उन्होंने यान से तुरंत जवाब मांगा
और उसकी तरफ झुके, जैसे कि सच जानना किसी भी ट्रेनिंग मुकाबले से ज्यादा मजेदार हो। यह सोचते हुए कि यहाँ के मर्द ऐसी बातों को लेकर कितने पागल हैं, यान ने उन्हें यकीन दिलाया कि कैप्टन को गलतफहमी हुई है। उसने दावा किया कि उसकी और लेडी लोरेना की आपस में शायद ही कोई बात होती है, और नाम लेना तो बस एक सुविधा की बात है। क्योन ने एक हल्के सिर हिलाने के साथ बात मान ली और छोटा सा सॉरी भी कहा, पर उनके चेहरे से लग रहा था कि वे पूरी तरह मान नहीं रहे हैं। फिर क्योन ने पूछा कि आखिर यान लेडी से बात क्यों नहीं करता, और ये भी पूछ लिया कि कहीं लेडी उसे नापसंद तो नहीं करती, या शायद यान उन्हें नापसंद करता हो। हंसी मजाक के पीछे इस सवाल में एक गहराई थी। कैप्टन ने माना कि यान ने कभी उस लड़की का दिल दुखाया था, और ये बात वहां एक चुनौती की तरह रह गई, जो उस अतीत की तरफ इशारा कर रही थी जिसे शायद यान पूरी तरह नहीं समझता था। पर अब कैप्टन क्योन को बखूबी समझ आ गया था कि विलियम यान की इतनी तारीफ क्यों करते थे। ये सिर्फ तलवारबाजी के हुनर की बात नहीं थी, ये उस नौजवान का ठहराव था, उसकी विनम्रता थी, और दुनिया को देखने का उसका वो तरीका था जैसे वो हर वक्त अगले खतरे के लिए तैयार रहता हो। क्योन की नजरों में यान वो सैनिक था जिसकी दुआ हर कमांडर करता है, नायाब काम का, और जिसकी जगह कोई और न ले सके। बात करते करते क्योन को एहसास हुआ कि यान 5वें स्तर लेवल 5 तक पहुंच चुका है, एक ऐसा मुकाम जहां ज्यादातर लड़ाके अपनी सीमा मानकर ठहर जाते हैं। पर यान को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह नंबर उसके लिए कोई आखिरी मंजिल नहीं है। यह तो बस उस सीढ़ी का एक पायदान था जिस पर वो चढ़ना चाहता था, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैप्टन ने खुलेआम माना कि यान के अंदर सेना के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने उसे कीमती कहा, सिर्फ खुश करने के लिए नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से किए गए आकलन के तौर पर। जंग और राजनीति में यान जैसे लोग या तो जीत के स्तंभ बनते हैं या फिर दूसरों के निशाने पर रहते हैं, और क्योन इन दोनों बातों को अच्छे से समझते थे। अखाड़े के दूसरी तरफ एक और लकड़ी की तलवार हवा में चमकी और घूमती हुई ऐसे आई जैसे कोई चुनौती फेंकी गई हो। बेओवुल्फ किले में ट्रेनिंग के हथियार अक्सर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहते थे, पर इस बार तलवार का फेंका जाना जानबूझकर किया गया था। वह रोशनी को चीरती हुई निकली, एक पल के लिए चमकी और फिर अपने सही ठिकाने की तरफ गिरी। तलवार ठीक यान के हाथों में आकर गिरी, मानो वो पल उसी के लिए बनाया गया है। किसी ने उसे मुकाबले के लिए न्योता दिया, उसे उस रईस घराने के किले के अखाड़े में ऐसे बुलाया जैसे किसी को स्टेज पर बुलाया जाता है। पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया, हर कोई बड़ी उत्सुकता से यान को देखने लगा। यह चुनौती खुद कैप्टन क्योन ने दी थी, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जिसमें आधा न्योता था और आधा उकसावा। उन्होंने दावा किया कि उनका सबसे जूनियर सैनिक भी यान को धूल चटा सकता है। ये शब्द उसके घमंड को परखने, उसमें मुकाबला करने की आग जगाने और यान की असली धार को देखने के लिए कहे गए थे। मजाक के पीछे इस चुनौती में एक गहरा मकसद था। क्योन अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि यान वाकई किस मिट्टी का बना योद्धा है। इस नज़ारे के लिए जो फौजी कारीगर बुलाए गए थे, उनमें मोरोस्मिर की टुकड़ी का एक योद्धा भी था, एक सीधा सादा सा आदमी जिसने बड़े अदब से जॉन को अपना नाम बताया। उसकी आवाज ठहरे हुए पानी जैसी शांत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ढेरों जंग लड़कर उसने अपने अनुशासन को रग-रग में बसा लिया है। न तो उसे किले की शान शौकत से कोई खास फर्क पड़ रहा था और न ही किनारे खड़े होकर उसे घूरते लोगों से। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर यान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और पलक झपकते ही गायब हो गई। भीड़ के लिए तो वो बस एक मामूली सा नया भर्ती हुआ सिपाही था, पर यान के लिए ये किस्मत का दिया एक बड़ा मौका था।
वो साबित करना चाहता था कि उसकी तरक्की कोई इत्तेफाक नहीं थी और जो जिम्मेदारी उसे मिली है उसे वो बिना डगमगाए निभा सकता है। सच तो ये है कि यान के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन खड़ा है। उसके लिए मुकाबला तो बस मुकाबला था, जहां नाम से ज्यादा इरादे मायने रखते थे। फिर भी वो खुद कैप्टन कियोन को मना नहीं कर सका, खासकर इतने सारे गवाहों के सामने। इसलिए उसने चुपचाप इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब चाहे उसे पसंद हो या न हो, उसे कैप्टन के आदमियों से लड़ना ही था और अपने काम से जवाब देना था। जब निडर यान ने बड़ी शांति से कैप्टन कियोन और बाकी लड़कों को अभ्यास वाली लकड़ी की तलवारों के बजाय असली तलवारें थमा दी, तो उस सोकॉल्ड खतरनाक योद्धा के चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। ये मशविरा काफी बड़ा था। शायद कुछ लोगों को ये बदतमीजी भी लगी हो, क्योंकि इसने बहानों की गुंजाइश खत्म कर दी थी और असली दम दिखाने को मजबूर कर दिया था। एक पल के लिए तो उन मंझे हुए योद्धाओं को भी लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। शाही योद्धा एक कतार में खड़े थे, उनके हुड से उनके चेहरों पर साया पड़ रहा था। यान की इस अजीब सी बात को सुनकर सब सन्न रह गए। उनका अनुशासन तो बना रहा, पर उनकी आंखों में हैरानी साफ थी। कुछ चौकन्ने थे, कुछ को बुरा लगा, तो कुछ को इसमें दिलचस्पी जागी। ऐसा लगा जैसे यान ने उस कमरे में स्टील की तलवार फेंक दी हो, जहां लोग सिर्फ लकड़ी और कायदे कानून की उम्मीद कर रहे थे। माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए कियोन ने मुस्कुराते हुए बात को संभाला और आजकल के युवाओं की ढिठाई का मजाक उड़ाया। उसका इशारा साफ तौर पर यान की तरफ था। उसकी बात में थोड़ा तीखापन तो था, पर इससे तनाव थोड़ा कम हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। फिर भी यान महसूस कर सकता था कि हवा में भारीपन बढ़ गया है, जैसे हर कोई बस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। फिर कियोन ने बड़े शांत और थोड़े मजेदार अंदाज में सीधे उस खतरनाक योद्धा को आवाज दी, अपने उस जूनियर को जो अभी तक यान की इस अचानक की गई पहल से उबर नहीं पाया था। कैप्टन की आवाज शांत थी, पर उसमें एक हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। ये साफ था कि अब जो भी शक बचा है वो बातों से नहीं बल्कि काम से ही दूर होगा। कियोन ने अपने जूनियर को उकसाया कि वो आने वाले मुकाबले में बिल्कुल भी ढील न दे और पूरी ताकत से लड़े, जैसे कि ये कोई दोस्ती वाला मुकाबला नहीं बल्कि असली इम्तिहान हो। उस योद्धा ने भी तुरंत बात मान ली और अपने कोट के अंदर अपने कंधे ऐसे तान लिए जैसे कोई शिकारी झपट्टा मारने के लिए तैयार हो। उसी पल वो मुकाबला अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा फैसला बन गया जो सबके सामने होने वाला था। एक जोरदार छलांग के साथ मीर आगे बढ़ा। उसका इरादा अपने इस घमंडी दुश्मन को एक ही बार में ढेर करने का था। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही असली तलवारें टकराएंगी, यान को अपनी इस बहादुरी पर पछतावा होगा। मीर की नजर में तलवार सिर्फ एक असली योद्धा के हाथ में अच्छी लगती है, और वो यान को अपनी ताकत से सबक सिखाने ही वाला था। लेकिन यान के हाथ में लकड़ी का ही हथियार था और वो अपनी जगह पर टिका रहा। उसकी आंखें मीर पर टिकी थीं। वो मीर की हर हरकत, उसके चलने के अंदाज और कंधों की पोजीशन को गौर से देख रहा था, जैसे हमला होने से पहले ही उसे पढ़ रहा हो। यान के लिए ये मुकाबला कोई अफरातफरी नहीं बल्कि एक भाषा की तरह था, और मीर अपनी हर चाल से बहुत कुछ कह रहा था। अचानक कमरे में एक बहुत तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि कई योद्धाओं की आंखें चुंधिया गईं। यान के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक जादुई चमक आ गई, जैसे तूफान में कोई चिंगारी भड़क उठी हो। ये बदलाव इतना अचानक था कि बिल्कुल कुदरती नहीं लग रहा था, जैसे उसके अंदर की कोई सोई हुई ताकत जाग गई हो और अपना जलवा दिखाने को बेताब हो। ट्रेनिंग हॉल की छत के नीचे कुछ बहुत तेज घूमता हुआ निकला, हवा को चीरते हुए उसकी सनसनाहट साफ सुनाई दे रही थी।
उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों से पकड़ पाना मुश्किल था, बस एक धुंधली सी चीज और तलवार के चलने जैसी आवाज। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बियोवुल्फ कासल का वो पूरा हिस्सा किसी नामुमकिन जादू का गवाह बन गया हो। और फिर साफ तौर पर दिखा कि यान की उस लकड़ी की तलवार का टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिर रहा है। वो ऐसे कटा था जैसे किसी अदृश्य वार ने उसे दो टुकड़े कर दिया हो। ये नजारा बड़ा अजीब था। उस पल के दबाव में लकड़ी ने भी घुटने टेक दिए थे। कैप्टन कियोन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका मजाकिया अंदाज गायब हो गया और चेहरे पर बस हैरानी थी। उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर सिर्फ एक दो टूटे हुए शब्द ही निकल पाए। जब एक अनुभवी कैप्टन के पास बोलने को शब्द न बचें, तो समझ जाना चाहिए कि जो हुआ है वो सिर्फ काबिलियत नहीं, बल्कि किसी करिश्मे से कम नहीं था। विलियम के नीचे काम करने वाले योद्धाओं का भी यही हाल था। उनके चेहरों पर उलझन और हैरानी साफ दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली से अभ्यास के दौरान ऐसा कैसे हो गया, कैसे उनके साथी ने एक अजनबी से लड़ते हुए वो देख लिया जो आम तकनीक के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। हर कोई इस अजीब वाकये को समझने की कोशिश कर रहा था। लकड़ी की तलवार का बचा हुआ हिस्सा मीर के गले के बिल्कुल पास रुका हुआ था, जो बिना कुछ कहे हार का ऐलान कर रहा था। इसका मतलब साफ था, शाही योद्धा हार चुका था, और वो भी किसी किस्मत या लंबी लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि इस नए लड़के की जबरदस्त पकड़ की वजह से। यहाँ तक कि मीर की सांसें भी थम गईं, जैसे उसका शरीर अपनी हार को उसके दिमाग से पहले ही समझ गया हो।